कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की रोमांचक कॉमिक्स तहखाने के नीचे फुल एपिसोड। तहखाने के नीचे कथानक अल्तमशहूद, चित्रांकन हुसैन जामिन, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। आज से सैकड़ों वर्ष पहले शीशगढ़ में नवाब शहरयार हुकूमत करता था। वो बड़ा ही नेक, रहम दिल और न्यायप्रिय था। अगर आपकी नजरें करम मुझ गरीब बेवा पर न होती तो मेरी बेटी सकीना की शादी मुमकिन ही न थी। अल्लाह मेरी उम्र आपको दे दे। ऐसा मत कहो बड़ी बी, करने वाला तो वह खुदा है, उसका शुक्र अदा करो। और यह है नवाब शहरयार का भाई हिकमत यार, जो अपने भाई के ठीक विपरीत निहायत कमीना एवं बदमाश होने के साथ साथ काले जादू का शहंशाह भी था। उसकी कमीनी खसलत आदतें और शैतानी इल्म से शीशगढ़ के लोग परेशान थे, इसलिए नवाब शहरयार ने उसे शहर बदर कर दिया था। इस अपमान की आग में धधकता हिकमत यार अपने एकमात्र निकम्मे बेटे शमशेर के साथ शहर से बाहर एक खंडहर नुमा वीरान किले में जा बसा था। अब्बाजान, चचा शहरयार आज भी हमें महल में बाइज्जत तरीके से रहने देंगे, बस आप गुलबदन के लिए मेरा रिश्ता ले जाएं। खामोश मूर्ख, शहरयार से इंतकाम लेने के लिए मैं नित नए हथकंडे खोज रहा हूं, और तू कहता है कि मैं उसे अपना समधी बना लूं। और शमशेर सिट पिटाकर चुप्पी लगा गया। अगले दिन, तुम लोग ही कुछ करो यार, मैं गुलबदन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उस्ताद, मेरी समझ से तो नवाब शहरयार ख्वाब में भी तुम्हें दामाद नहीं बनाएगा। अगर मेरी मानो तो उठा लो गुलबदन को किसी दिन। लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब बस तुम दोनों शहर जाकर हालात मालूम करते रहो, ठीक है? और यही अनुरोध हिकमत यार भी अपने एक दोस्त से कर रहा था। पाशा, तुम महल की एक एक खबर मुझ तक पहुंचाते रहो। जिस दिन भी लोहा गर्म होगा मैं चोट मार दूंगा। लोहा तो आज भी गर्म है हिकमत यार। नवाबजादी गुलबदन अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ी झरने की सैर को आई हुई है। अच्छा, मैं चलता हूं। मैंने तो इंतकाम की आग में अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं शमशेर मोहब्बत की आग में कुछ न कर बैठे। इधर नवाबजादी गुलबदन, खाना पीना तो बहुत हो चुका, चलो अब झरने में नहाते हैं। हाँ गुलबदन, ठीक है। फरजाना, तुम सैनिकों से जाकर कहो कि वे दूर दूर तक फैल जाएं, ताकि इधर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। जो हुक्म नवाबजादी। फिर कुछ देर बाद उफ, बस करो वरना पिट जाओगी। आहा, मेरी गुलबदन। अगले ही पल पहले तो सभी आश्चर्य से गूंगी रह गईं, फिर एक साथ चीख पड़ी। चीख की आवाज सैनिकों तक भी पहुंची थी। इधर झरने में भगदड़ मच चुकी थी। हाय मेरी गुलबदन। छोड़ दे कमीने हमें, छोड़ दे मुझे। जल्दी आओ, गुलबदन खतरे में है। सर कलम कर दो सभी के। आदेश मिलते ही सैनिक झरने में कूद पड़े। और फिर रण क्षेत्र सा बन गया झरना। कुत्ते, मुकाबला टक्कर का था। जिसका भी ध्यान थोड़ा बढ़ता उसकी मौत निश्चित थी। इसी मुकाबले पर एक जोड़ी रहस्यमयी दृष्टि और जमी हुई थी। वही हुआ जिसका डर था। अब ये लड़ाई जल्दी रोकनी होगी। अगले ही पल बाकी सैनिकों का आश्चर्य भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। या खुदा, ये तो आसमान में ही उठता चला जा रहा है। फरजाना, वापस चलने की तैयारी करो, जो हुक्म नवाबजादी। शाम को सिपहसालार के कक्ष में उस अंधभक्त का पीछा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे। मैं मजबूर था खजूर, नवाबजादी ने पीछा करने के लिए मना कर दिया था। तभी वहां वजीर खुदाबख्श ने प्रवेश किया। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब। क्या बात है सिपहसालार, आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। फिर वजीर के आग्रह पर सिपहसालार ने उसे सारी बात बता दी।
सारी बात सुनकर वजीर बोला, हो ना हो, वो हिकमतयार का बेटा शमशेर होगा। अनुपम, खैर फिलहाल नवाब साहब को ये बात मत बताना। कोई मुनासिब मौका देखकर मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जी अच्छा। इधर हिकमतयार के किले में हफ हफ, चाहता तो मैं ऐसी हरकत कब का कर चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से शहरयार को मेरे ठिकाने का पता चल जाता और मेरी सारी योजना गुड गोबर होकर रह जाती। कान खोल कर सुन, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। आज ही रात में अपने आका को जगाकर उससे ऐसी ताकत मांगूंगा जो सारे शीशगढ़ को तहस नहस कर देगी। तुम मंसूबे ही बनाते रहो अब्बा जान। मैं आज ही रात अपने दोस्तों के कत्ल व अपनी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। और उसी रात नवाब शहरयार के महल के पीछे स्थित बगीचे में एक साया कूदा और शीघ्र ही एक ही वार से पहरेदार बेहोश हो गया था। अगले ही पल वह महल के जनाने हिस्से में प्रविष्ट हो चुका था। लेकिन रास्ते में एक और रुकावट थी। इस रुकावट को खंजर से दूर करना होगा। यहां शमशेर ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन किया और वो कोठा निर्जीव होकर उसके मार्ग से दूर हो गया। तत्पश्चात वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आहा, मेरी गुलबदन। अगले ही पल मेरी गुलबदन। उसी रात, पाशा तुम इतनी रात गए, खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है हिकमतयार। शमशेर ने महल में घुसकर गुलबदन की आबरू लूटने की कोशिश की, इसलिए क्या कहना चाहते हो तुम? जल्दी कहो। उसे कत्ल कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। गम के मारे पागल हो उठा हिकमतयार। यह नहीं हो सकता। कह दो पाशा कि यह झूठ है। नहीं, ये सच है हिकमतयार। बेबस सा पाशा मूर्ति से सिर टकराने लगा। नहीं नहीं नहीं। फिर अचानक ही हिकमतयार की आंखें भयानक हो उठी। पाशा, क्या तुम मुझे शमशेर की लाश तक पहुंचा सकते हो? लाश तक? लेकिन लाश के तो टुकड़े टुकड़े करके तहखाने में डाल दिए गए हैं। फिर तुम? उन्हीं टुकड़ों को बटोरना चाहता हूं। कहते कहते हिकमत यार की आंखों में मानो खून का सैलाब उमड़ पड़ा था। जबकि इधर महल के तहखाने में, शाबाश सिपह सालार, इस कमीने की यही सजा थी। अब यही सड़ने दो इसके टुकड़े। अगर हिकमतयार यहां पहुंचने की कोशिश करे तो हमें फौरन खबर करना। जी हुजूर आला अर्जुन। तत्पश्चात वजीर खुदा बख्श, आप हिकमतयार के खिलाफ कार्यवाही के लिए हमें कोई मुनासिब सलाह सोच कर दें। जी खजूर। नवाब शहरयार और वजीर खुदाबख्श के जाने के बाद मैं अपनी आरामगाह में जा रहा हूं। कोई गड़बड़ हो तो फौरन खबर करना। जी खजूर। करीब आधी रात को इस हुलिये में किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा हिकमतयार। कुछ ही देर बाद तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए। बेफिक्र रहो पाशा, सारे शीशगढ़ पर मुसीबत आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। और सबसे पहले मुसीबत आए पहरेदारों पर। कीड़े मकोड़ों का वजूद मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तत्पश्चात मेरा शमशेर, तेरे एक एक टुकड़े का हिसाब लूंगा मैं शहरयार और उसके कुत्तों से। फिर वो लाश के टुकड़ों को क्रमानुसार रखता गया और फिर हिकमत यार के हाथ से निकली किरणों से शमशेर का टुकड़ों में बटा शरीर इस तरह जुड़ता चला गया जैसे किसी धातु पर वेल्डिंग कर दी गई हो। ए मेरे आका, अब मैं अपने बदन का एक एक हिस्सा कुर्बान करूंगा और बदले में तू शमशेर के बदन को जान अदा करते जाना। इधर सिपह सालार, सोने से पहले पहरे पर तैनात सिपाहियों को एक नजर देख लेना चाहिए। और उधर, ए मेरे आका, यह आंख कुर्बान है तेरे नाम पर। फिर तो जैसे जुनूनी दौरा पड़ गया हिकमतयार पर। तभी वहां सिपह सालार आ पहुंचा और भीतर का मंजर देख उसकी आंखें आश्चर्य व भय से फैल गई। या खुदा, नवाब साहब को खबर करनी होगी।
यह मेरी दूसरी आंख कबूल कर मेरे आका। कुछ देर बाद सिपहसालार वजीर के साथ नवाब शहरयार के कक्ष में पहुंचा। फिर वजीर उन्हें पूरी बात बताता हुआ बोला, हुजूर, अगर वो शैतान जाग गया तो सारे शीशगढ़ के लिए कहर बन जाएगा। ओफ, अब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, उन दोनों बाप बेटों को इसी समय दीवारों में चुनवा दिया जाए। इस तरह न ही गुलबदन की बदनामी होगी और न ही लोगों को हिकमत यार के अंजाम के बारे में पता चलेगा। मैं एक ऐसे सूफी को जानता हूं जो ये सारा इंतजाम फौरन कर देगा। कुछ ही देर बाद नवाब शहरयार के सामने शहर का सबसे बड़ा सूफी मौजूद था। हुजूर, मैं ईंटों और पत्थरों पर आया तले कुर्मी का दम किए देता हूं। आप उन ईंटों और पत्थरों से तहखाने के दरवाजे पर दीवार चुनवा दें। इससे वह शैतान कभी बाहर न निकल सकेगा। लेकिन साथ ही उस दीवार पर यह भी लिखवा दे कि कोई भी इस दीवार को न हटाए, वरना वह शैतान जाग उठेगा और बाहर निकलकर तूफान मचा देगा। शीघ्र ही, अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि तहखाने के भीतर और बाहर, आह, जल्दी करो, शैतान जाग रहा है। शैतान वाकई जाग उठा था और बाहर निकलने को व्याकुल था, परंतु दीवार पूर्ण हो चुकी थी। आह, उसके रहते अब उसका बाहर निकलना तो दूर, उसे छूना भी असहनीय पीड़ादायक था। और बाहर, ये तो पूरा महल कांप रहा है। संभालिए हुजूर, ओह, लगता है जलजला आ गया। हुजूर, शैतान ने बाहर निकलने के लिए तहखाने में दीवार को छुआ होगा। यह उसी का झटका है। अब तो वह जब जब दीवार को छुएगा, ऐसे ही झटके महसूस होंगे और हमें इतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी ही होगी। फिर नवाब शहरयार के बाद कितने ही नवाबों और रजवाड़ों ने शीशगढ़ पर हुकूमत की, परंतु किसी ने भी तहखाने की दीवार हटाने की गलती नहीं की। अतः आज भी शीशगढ़ के खंडहर रूपी महल के तहखाने में वो शैतान कैद है। माली बाबा, कहानी तो आपने ऐसी सुनाई कि सफर का कुछ पता ही नहीं चला। मनोज बेटा, मैंने जो भी कुछ बताया वो कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है। लेकिन मुझे तो ये कोरी गप लगती है। यू आर राइट मधु, बाय दी वे, तुम लोगों को याद है पिछले दिनों राजधानी में एक जबरदस्त भूकंप आया था। हाँ संतोष, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि वो भूकंप शमशेर द्वारा तहखाने की दीवार को छूने के कारण ही आया था। संतोष के कहने का अर्थ समझ सभी कहा लगा उठे। तभी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी बुजुर्ग का इस तरह मजाक उड़ाते हुए। Sorry, madam. खान मैडम तो पिकनिक पर भी नसीहतें देने से बाज नहीं आती। माली बाबा ने जो कुछ बताया वो मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। यस मिसेस पांडे, अगर किसी बुजुर्ग की बात पर यकीन न भी आए तो इस तरह उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मिस्टर भार्गव, यह आजकल के नौजवान कहाँ समझते हैं इन सब बातों को। और अब जाने भी दो साहब, हम लोग नवाब शहरयार का महल देखते हुए ही रेस्ट हाउस चलेंगे ताकि इन लोगों को मेरी बात का विश्वास आ जाए। शीशगढ़ की पहाड़ियों की सैर को जा रहा पर्यटकों का ये दल विक्टोरिया कॉलेज के 9 विद्यार्थियों, 4 लेक्चरर्स तथा ड्राइवर और माली को मिलाकर 15 लोगों का था और अब वे अपनी मंजिल से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर रह गए थे। कुछ ही देर बाद बस हाईवे से उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गई जो कि नवाब शहरयार के खंडहर रूपी महल को जाता था। ठीक उसी पल सड़क पर एक नीली वैन आकर रुकी थी। बस तो रेस्ट हाउस जाने की बजाय कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। ये हमारे हक में अच्छा ही हुआ है, चलो। और तुरंत ही वो वैन आगे बढ़ गई। इधर कुछ देर बाद महल के खंडहरों के भीतर, इस पर तो फारसी भाषा में वही चेतावनी लिखी है जो माली बाबा ने बताई थी। क्यों बच्चों, अब आया यकीन? इसका मतलब यदि ये दीवार हटा दी जाए तो आज भी शमशेर बाहर आ सकता है। बिल्कुल, बकवास। लेकिन प्रोफेसर खान की सोच कुछ अलग ही थी। अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो? इस बीच रेस्ट हाउस में बल्लभ, ओ बल्लभ, लगता है मेहमान आ गए हैं। आ रहा हूं। प्रोफेसर ने बोला था कि हमें यहाँ 2 नौकर मिलेंगे। अरे, कॉलेज की बस की बजाय नीली वैन। ये तो कोई और ही आए लगते हैं। हाँ शल्लभ। फिर जैसे ही बल्लभ और शल्लभ वैन के निकट पहुंचे, तत्पश्चात पेद्रो,
मैं इन दोनों की मुश्कें कसकर स्टोर रूम में डाल देता हूं। तुम वैन को झाड़ियों में छिपा दो। ओके ब्रदर। फिर कुछ ही देर बाद बल्लभ बस आ गई। यस ब्रदर शल्लभ। आओ जी, आओ। आप सबका सुस्वागतम। कुछ देर बाद, साहब डिनर तैयार है। ठीक है, तुम खाना लगाओ, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। फिर किचन में, लेकिन प्रोफेसर, अचानक तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रदर, तुम हमारे बाकी के 25,000 के साथ साथ अपना भी लाखों का नुकसान कर रहे हो। नाउ, नो आर्ग्यूमेंट, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। उसके बाद वो साया वहां से चला गया और वे दोनों खाना परोसने के काम में जुट गए। ब्रदर, वो साला तो, फिक्र मत करो पेद्रो, मैं उससे बाकी के 25,000 वसूल करके ही रहूंगा। और उसी रात लगभग 4 बजे पेद्रो की वैन रेस्ट हाउस से एक और ओड़ी जा रही थी। हा हा हा, इस समय सभी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। और जब वे सुबह सोकर और फिर दोनों अचानक ही चौंक पड़े। ब्रेक लगाओ ब्रदर। लेकिन ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी पेद्रो को। उफ, आह, ये था शमशेर। निकल भागो पेद्रो। परंतु पेद्रो भाग न सका। इधर, अरे बाप रे, फिर इससे पहले कि वो बचने की कोशिश कर पाता, वैन उसे कुचलती हुई सामने की चट्टान से टकराकर सैकड़ों फीट गहरी घाटी में जा गिरी। इधर सुबह तड़के ही रेस्ट हाउस में हंगामा मच गया। माय गॉड, मेरा नेकलेस चोरी हो गया। मेरी रिस्ट वॉच, हाय, मेरे पास में पूरे 2,500 थे। जरूर यहाँ के नौकरों का काम है ये, लेकिन वे दोनों हैं कहाँ? चलो तलाशते हैं उन्हें। लेकिन तलाशने पर जब उन दोनों की बजाय उनके कपड़े मिले, जरूर नौकरों के वेश में वे कोई चोर उचक के थे। फिर नौकर कहाँ गए? मेरे ख्याल में उन्होंने दोनों नौकरों को स्टोर रूम में डाल रखा होगा। चलो हम स्टोर रूम में चलकर देखते हैं। गर्ल्स अपने अपने रूम में चली जाएं। उधर बाहर बस में, ए भाई उठो, अंदर चलो, वहां बड़ा हंगामा मचा है। इधर स्टोर रूम में एक भयानक दृश्य उपस्थित था। उफ, ओह गॉड, ये हत्या है या? ये रूम लॉक कर दो, और हाँ, लड़कियों को इस बारे में कोई कुछ न बताए। अभी वे स्टोर रूम से निकले ही थे कि सर, ओह मधु, क्या बात है मधु, बोलो। वो मिसेस पांडे, खान मैडम, वो अरे, ये तो बेहोश हो गई। मिस्टर भार्गव, आप मिसेस पांडे के रूम में जाइए। मेरी बेगम भी उन्हीं के साथ थी। और जब मिसेस पांडे के रूम का दरवाजा खोला गया, ओह गॉड, मिसेस पांडे की भी हालत बल्लभ और शल्लभ जैसी है। परंतु ये कत्ल किया किसने? और खान मैडम कहाँ है? मैं खान सर को खबर करता हूँ। खबर मिलते ही प्रोफेसर खान भी वहां आ पहुंचे। माय गॉड, मेरी बेगम भी तो इन्हीं के साथ थी। फिर वह, हम खान मैडम को ढूंढते हैं। मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। कहीं खंडहरों के तहखाने का शैतान तो नहीं जाग उठा है। परंतु वो दीवार तोड़कर बाहर कैसे निकल सकता है? फिर रेस्ट हाउस के भीतर और बाहर काफी देर तक मैडम खान की तलाश करने के बाद वे वापस लौट आए। ओह, कहाँ जा सकती है वो? साहब, मेरे विचार से हमें एक बार खंडहरों में भी जाकर देख लेना चाहिए। आप ठीक कहते हैं बाबा, शायद वो वहां। ओह, खुदा न करे कि उसे कुछ हुआ हो। कुछ ही देर बाद कॉलेज की बस महल की ओर जाने वाले मार्ग पर दौड़ी जा रही थी, जिसमें माली बाबा, मनोज, प्रोफेसर खान और ड्राइवर आदि सवार थे। मनोज, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। आप फिक्र न करें सर, वहां प्रोफेसर भार्गव के साथ संतोष, राजेश चावड़ा और कुलकर्णी भी है। जब बस महल के खंडहरों के निकट पहुंची, अरे, यहां भीड़ कैसी लगी है? जरूर कोई हादसा हुआ है, वरना पुलिस मौजूद न होती। बस से उतरकर वे लोग जैसे ही भीड़ के मध्य पहुंचे, प्रोफेसर खान चीख उठे, नहीं, यह नहीं हो सकता। ए मिस्टर, लाश को हाथ मत लगाइए। आप लोगों की तारीफ। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ पिकनिक पर आए थे, परंतु यहाँ तो। फिर मनोज ने इंस्पेक्टर को चोरी, रेस्ट हाउस के दोनों नौकरों तथा मिसेस पांडे की हत्या के संबंध में बता दिया। और फिर अंत में चकित स्वर में बोला, और अब जब हम खान मैडम को तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे, परंतु समझ में नहीं आता खान मैडम यहाँ कैसे आ पहुंची।
और इनकी यह हालत, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती सलमा। आह सर, ये तो बेहोश हो गए, इन्हें कॉलेज की बस में लिटा दो, हरी अप। प्रोफेसर खान को बस में लिटाकर मनोज और इंस्पेक्टर आदि खंडहरों के भीतर तहखाने के द्वार पर पहुंचे। उफ, किसी ने तहखाने की दीवार तोड़ डाली और यहां कैद शैतान भाग निकला। उफ माली बाबा, तुम फिर से शुरू हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सारी हत्याएं उसी शैतान ने की है, और यदि वो अब भी रेस्ट हाउस में होगा तो अनर्थ हो जाएगा। यह क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, यह नवाब शहरयार के जमाने की दास्तान सुना रहे हैं। खैर माली बाबा, आप प्रोफेसर खान को लेकर रेस्ट हाउस पहुंचिए, मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ आता हूं। हाँ, यूं भी मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, न जाने वहां क्या हाल होगा इसी बीच रेस्ट हाउस में। कामनी, जल्दी नहाकर निकलो, मुझे भी फ्रेश होना है। बस थोड़ा और ठहरो रेनू। अगले ही पल तत्पश्चात मनोज और प्रोफेसर खान खंडहरों में न जाने क्या देखने चले गए, और अब ये कामनी बाथरूम में घुसकर बोर कर रही है। यदि मुझे मालूम होता कि यह पिकनिक इतनी बोर होगी तो मैं इनके साथ कभी ना आती। इधर खंडहरों में, इंस्पेक्टर साहब, यह अच्छा हुआ कि आपने किसी पर मेरी असलियत जाहिर नहीं की। मेरे कॉलेज में कोई नहीं जानता कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूं। बाय दी वे, आप यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, जबकि हमें यहां रहकर भी कत्ल के बारे में पता नहीं चला था। हमें एक ट्रक ड्राइवर ने सुबह 5 बजे आकर बताया कि उसने इस मार्ग पर एक कुचली हुई लाश देखी है। मैं तुरंत वहां पहुंचा, वहीं मुझे इस लाश के बारे में पता चला। अब मैडम की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजना है। ठीक है, एम्बुलेंस आने तक मैं लाश का निरीक्षण कर लेता हूँ। फिर निरीक्षण करता करता मनोज चौंक उठा। ओह, खान मैडम यहाँ खुद नहीं आई थी, बल्कि लाई गई थी। वॉट? यदि मैडम खुद चलकर आई होती तो नंगे पांव कभी ना आती, और यदि किसी के साथ चहलकदमी के इरादे से आती तो ढंग के कपड़े पहने होते। इसका मतलब है कि खान मैडम का कत्ल यहाँ पहुंचने से पहले ही कर दिया गया था। यहाँ लाकर सिर्फ लाश का चेहरा बिगाड़ा गया है। तभी मनोज की नज़र पास ही पड़े एक फाउंटेन पेन पर पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कातिल को मुजरिम साबित करेगी ही। फिलहाल ये बाल और फाउंटेन पेन उसे गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट का काम करेंगे। अब हमें रेस्ट हाउस चलना चाहिए, शायद वहां भी कई लाशें हमारा इंतजार कर रही हो। उधर रेस्ट हाउस में संतोष, पता नहीं क्यों रात से मेरे सिर में बड़ी जलन हो रही है, और मेरा कीमती पेन भी कहीं। परंतु प्रोफेसर भार्गव की बात पूरी होने से पहले ही भीतर से एक चीख सुनाई दी। राजेश चावड़ा, संतोष और कुलकर्णी भीतर की ओर दौड़ पड़े, और भीतर अगले ही पल सीमा, क्या बात है, तुम चीखी क्यों थी? राजेश, एक शैतान ने रेनू की। आओ कुलकर्णी, अंदर देखते हैं। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उनके पैर मानो फर्श से चिपक गए। किसी शैतान का काम है ये। ओफ, ओह गॉड। इसी बीच इंस्पेक्टर वर्मा हवलदार को कुछ विशेष हिदायतें देकर मनोज के साथ रेस्ट हाउस के लिए चल पड़ा था, जबकि करीब ही की एक बस्ती में हम लोग तो रेस्ट हाउस से शहरयार के महल के खंडहरों में गए थे। फिर यहाँ साहब, हम आपको बेहोशी की हालत में लेकर वापस लौट रहे थे, परंतु माली बाबा जिद करके हमें इस बस्ती में ले आए। कुछ देर बाद सूफी साहब, वह शैतान इस बस्ती का भी रुख कर सकता है। अतः यदि अभी से उसे मारने का कोई उपाय न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। जानता हूं बेटा, लेकिन मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूं। हाँ, दादा हुजूर ने उस शैतान की मौत का राज मुझे वसीयतनामे में बताया था। यदि वह शैतान सूरज की रोशनी में बाहर आ जाए और कोई इंसान इस ताबीज को पहनकर उस शैतान से लिपट जाए तो उसके साथ साथ उस शैतान के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन? मैं दूंगा अपनी कुर्बानी बाबा। लाइए, दीजिए मुझे ये पवित्र ताबीज। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो शैतान तहखाने से बाहर कैसे निकला। खैर, तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। उधर रेस्ट हाउस में शैतान ने तबाही मचा रखी थी। बचाओ! तभी कमरे में प्रविष्ट होकर उस पर आक्रमण किया राजेश चावड़ा और कुलकर्णी ने। लेकिन उन दोनों का हाल भी पहले लोगों जैसा ही हुआ। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर वर्मा की जीप बाहर रुकी, लेकिन भीतर जाने से रोक दिया गया मनोज और वर्मा को। प्लीज, भगवान के लिए भीतर मत जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ता। अरे हटिए सर।
नहीं मनोज, प्लीज जिद मत करो। तभी वहां कॉलेज की बस आकर रुकी। रुक जाओ मनोज, वो शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। फिर माली बाबा ने सूफी रहमत खां के पोते सूफी फैजान सो के संबंध में बताया। हाँ मनोज, अब अंदर किसे बचाने जा रहे हो? जितने जीवित हैं वो तुम्हारे सामने हैं, बाकी सब खत्म हो गए। और अचानक मनोज पीछे खड़े खान पर टूट पड़ा। तो फिर यह कमीना क्यों जीवित है? बोल कमीने। बस करो मनोज, बस करो। मैं ही हूं सारे कत्ल का जिम्मेवार। मैंने ही अपनी कुरूप और कंजूस किंतु मालदार पत्नी सलमा से छुटकारा पाने के लिए उस शैतान को जगाया था। मैंने उससे प्रेम विवाह केवल उसकी लाखों की जायदाद पाने के लिए ही किया था। उसे ठिकाने लगाने के लिए मैंने शीशगढ़ आने से पहले पेद्रो ब्रदर्स से बात की थी। समझे? पिकनिक पर किसी को शक नहीं होगा। सब समझेंगे कि कत्ल लूटपाट के लिए ही हुआ है, क्योंकि वहां के नौकरों का भी यही बयान होगा कि किसी ने उन्हें लूटपाट के लिए ही बेहोश किया था। समझ गया प्रोफेसर? स्कीम फर्स्ट क्लास है, काम हो जाएगा। 25,000 एडवांस दे दो और बाकी 25,000 काम के बाद देना। मैंने उन्हें एडवांस दे दिया और स्कीम के मुताबिक वो दोनों यहां पहुंच गए। लेकिन रास्ते में जब मैंने माली बाबा से नवाब शहरयार की दास्तान सुनी और खंडहरों में गया तो मेरे साजिशी दिमाग ने सोचा, अगर मैं खुद सलमा का कत्ल करके खंडहरों के तहखाने की दीवार को हटा दूं, तो सब यही समझेंगे कि यह तहखाने में कैद शैतान का काम है। इस तरह बाकी के 25,000 भी बच जाएंगे और भविष्य में पेद्रो ब्रदर्स मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, जर्नी के खर्च का हिसाब कर रहा हूं। जनाब, हिसाब कागज पर कीजिए। मुंह में डालने से इतना महंगा पेन खराब हो जाएगा। ओह, पेन तुम्हारा नहीं है, भार्गव का है। मैंने रख लिया था अपने पास। कंजूस, चुड़ैल कहीं की। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं मिसेस पांडे के साथ सोने जा रही हूँ। तुम्हारे सोने का ही तो इंतजार कर रहा हूं मैं। जो काम पेद्रो ब्रदर्स ने करना था वो अब मैं करूंगा, परंतु दूसरे ढंग से। फिर आधी रात को मैं मिसेस पांडे के कमरे में प्रविष्ट हुआ और गहरी निंद्रा में डूबी मिसेस पांडे का सिर धड़ से जुदा कर दिया। तभी मेरी पत्नी जाग गई। कौन है तुम? परंतु इससे पहले कि वो शोर शराबा कर पाती, मैंने उसे दबोच लिया और फिर उसका गला घोंट दिया और उसे खंडहरों में ले जाकर उसका चेहरा और शरीर बिगाड़ दिया। तत्पश्चात तहखाने की दीवार फावड़े से तोड़ डाली ताकि सब ये समझे कि यह काम शैतान ने किया है। लेकिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो शैतान सचमुच निकलेगा और इतना उत्पात मचाएगा। मैं जानता हूं मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं, लेकिन मुझे अपने गुनाह का कफ्फारा अदा करना है। लाइए माली बाबा, ताबीज मुझे दीजिए। उसे मैंने जगाया है, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। दे दो बाबा। अब सवाल यह है कि इस शैतान को बाहर कैसे निकाला जाए। उसे मधु बाहर निकालेगी। मैं घबराने की कोई बात नहीं है मधु, तुम्हें केवल अंदर जाना है और उसे अपनी एक झलक दिखाकर बाहर भागते हुए आना है। बेटी, उसे खत्म करने के लिए धूप में लाना बहुत जरूरी है। आप चिंता न करें मिस मधु। यदि शैतान ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अगले पल, बेस्ट ऑफ लक मधु। आप लोग जाकर बस में बैठिए। कुछ ही देर बाद परिणाम उनके अनुकूल निकला। मनोज, इधर प्रोफेसर खान अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपने स्थान से शैतान की ओर उछला। ला इलाहा इल्लल्लाह। और परिणाम स्वरूप सूफी फैजान खां का कथन सच साबित हो गया था। कुछ देर बाद जितने उत्साह से वे लोग वहां आए थे, उससे कहीं अधिक बुझे मन से वापस लौट रहे थे, कई लाशों के साथ। ये कथा सर्वथा काल्पनिक है, जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। किसी स्थान विशेष से इसका कोई संबंध नहीं।